प्लानिंग हो गई थी, पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने किया था। जिस तरह कल साहब ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी को उस वक्त तक ऑर्डर मिल चुके थे और अगस्त में 9 अगस्त को इंडिया का ये प्लान फिर पाकिस्तान के पास आ गया कि ये पाकिस्तान इंडिया इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। हाँ। लिहाजा फिर जो लाहौर की फॉर्मेशन थी उसको ऑर्डर मिल गया कि वो मोबिलाइजेशन शुरू करे और 5-6 सितंबर की 4:30 बजे जो पाकिस्तान के प्लान आया कि उन्होंने अटैक कर दिया और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना है। उसी के तहत फिर पाकिस्तान ने मोबिलाइजेशन किया। उस सेक्टर में जो फॉर्मेशन थी उनको ऑर्डर मिला कि फ़ौरन बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाएं और जब तक ये बॉर्डर के ऊपर नहीं पहुंचे उस वक्त जो जिस तरह कल साहब ने बताया था कि स्कैटर्ड यूनिट थे, 70 रेंजर्स थे, उन्होंने उसको डिफेंड किया जब तक कि ये बाकी और जब आप लोगों ने आप तो सब और जी अब जब ये पहुंच गए उसके बाद कर्नल साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया कि 65 की जंग। आपने जिस तरह सवाल किया कि 65 की जंग में मैं उस वक्त एक आम शहरी की तरह था, एक जी हाँ, और चूँकि एक जज्बा था, उमंग थे और अवाम जो थे वे बिल्कुल हर तरह से पाकिस्तान फोर्सेस के पीछे थे। तो हमने अपने मोहल्ले के अंदर उस वक्त आपको याद होगा इस वक्त वो तहरीक इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, वो तंजीम शहरी दफ़ा की एक तंजीम होती है और शहरी दफ़ा की तंजीम का मकसद ये होता था कि इन हालात में इमरजेंसी में हुकूमत की मदद करे और आम शहरी उसमें हिस्सा लें इन क्राइसिस में, डिजास्टर्स में। तो वो तहरीक शहरी दफ़ा की थी, उसमें मैं अपने इलाके का वार्डन बना। और जब मैं अपने इलाके का वार्डन बना तो वहाँ पर भी हमारे पास एक यूनिफॉर्म थी। वो यूनिफॉर्म मैंने पहनी, मेरे कुछ इलाके के कुछ और नौजवान थे उन लोगों ने पहनी और हम लोग फिर उसी तरीके से अपने जब ब्लैकआउट होता था मोहल्ले में। अच्छा, जब ब्लैकआउट होता था तो उस वक्त क्या होता था, वो क्या टाइम, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ब्लैकआउट का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो आके उनको टारगेट आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो। हालांकि मैप्स के ऊपर तो आइडेंटिफाइड होते हैं लेकिन उसको छुपाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि रोशनी कहीं से नज़र ना आए ताकि वो जब आइडेंटिफाई सही तरह से नहीं कर सकेंगे ग्राउंड के ऊपर तो इधर उधर ही फेंक कर चले जाएंगे, जैसा कि अक्सर होता रहा। और इसीलिए हमारा डैमेज जो है वो बहुत कम हुआ क्योंकि उनके जो बॉम्ब वगैरह थे वो गलत जगहों पे गिरते रहे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कर्नल मुख्तार साहब और कर्नल इकबाल साहब हमारे साथ हैं। हम बहुत कुछ जान रहे हैं उस दिन के हवाले से, बहुत सारी बातें हैं उस दिन के हवाले से, लेकिन बस अभी जब उन्होंने बताया कि उस वक्त एक शहरी दिफा एक तंजीम हुआ करती थी जिसमें उन्होंने कर्नल इकबाल साहब ने पार्टिसिपेट किया, तो क्यों नहीं अभी हमारी वो तंजीम स्टार्ट हो जाती है और जिस तरह से उस वक्त लोग हुकूमत की मदद करते थे, अगर आज हम भी मिलकर इसी तरह से अपनी हुकूमत की मदद करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाहिद के साथ में।
करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इतनी तरक्की दे, इतना हम आगे बढ़ें और बस बढ़ते ही जाए हम लोग, अल्लाह करे ऐसा ही। और ऐसे हज़ारों दुश्मन अगर हमारे पर आंख उठा के देखेंगे भी तो हम इसी तरह से पलट के उसको जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए हम सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। कर्नल मुख्तार साहब, आपसे जाना चाहूँगी, वाइंड अप टाइम है बिल्कुल। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी कौम को 65 में जो मुजाहरा किया था यकजहती का, हम सब एक थे। बिल्कुल। तो इस वक्त जो मुल्क है वो आपस में डिवाइडेड है, एथनिक डिवाइड है, और एक दूसरे को मतलब दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। खुदा के वास्ते ये बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे मुसलमान हैं, आपस में मिलजुल के रहें और एक हो के साबित करें। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें चाहिए कि हम जैसे 65 में पूरी कौम एक थी, उस तरीके से एक दफ़ा फिर अपना वो नमूना पेश करें। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप यकीन करें कि आपके जो मसाइल हैं वो मसाइल नहीं रहेंगे, तमाम मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। बिजली पानी गैस की शॉर्टेज तो और भी 100 साल चलती रहेगी, जैसे जैसे डेवलप होता रहता है मुल्क, उस तरीके से शॉर्टेज तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है। हम सारा दिन मीडिया को ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि करप्शन के केसेस के बारे में बातचीत करे, तो फलाना यूँ हो गया, फलाना यूँ हो गया, अब काफ़ी हो गया, 4.5-5 साल सुनते हुए कान पक गए। अब कौम को तैयार करें यकजहती की तरफ। जो कौम में तो फ़र्का है, जो आपस में कौम बटी हुई है, इनको इस कोशिश में लगें कि भाई इसको एक होना चाहिए। दूसरा वो प्रोग्राम एयर करें कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको बताएं कि ये क्या नुकसान आपको पहुँचा रहे हैं और अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा सब का काम है, सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, 18 करोड़ आवाम को अब जाग जाना चाहिए और उनको अपना एक लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करना चाहिए कि हमने अब क्या करना है। यूँ ही लड़ते मरते रहना है? अगर हम ऐसे ही लड़ते मरते रहे तो दुश्मन के लिए तो हम तरह वाला बन जाएंगे, आसानी से हमें हड़प कर जाएगा। तो हमारी दुआ ये है कि ये पूरी कौम, हमारी तमाम जो सियासतदान हैं, ये सारे एक हो जाएं और एक होकर, जैसे आपने बात की, एक होकर मुल्क को आगे लेके जाएं, ना कि पीछे की तरफ। बिल्कुल, बस इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। कर्नल इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप मैं एक्चुअली इस जो हमारे आम शहरी हैं उनके जज्बे से हवाले से 65 डे के बाद की 2 मुख्तसर से वाक़यात बयान करना चाहता हूँ। एक तो जब हिंदुस्तान ने हमला किया और बाटापुर से जब वो एडवांस कर रहा था, उस वक्त उनके डिवीज़न था और वो टैंक रेजिमेंट के साथ आगे एडवांस कर रहे थे, और पाकिस्तान की एक इन्फेंट्री यूनिट थी 3 बलोच, जिसको ऑर्डर मिला था और वो गया, उसने रोकना था। और BRB कैनाल है, एक्चुअली ये वो कैनाल है कि जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बनाई गई थी। उसके ऊपर ब्रिज था, जिस ब्रिज के ऊपर हिंदुस्तान चाहता था कि वो इस ब्रिज के ऊपर कब्जा कर ले, इसलिए कि वो ब्रिज पे कब्जा करने के बाद उसने पूरे के पूरे अपने आर्मर्ड कॉलम को निकालना था। और 3rd बलोच की यूनिट थी जिसमें इनके CO उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल तजम्मुल थे, वो वहाँ गए और जाके जो शहरी वहाँ से निकल रहे थे, जिस तरह कल साहब ने बताया था कि बैलगाड़ियाँ थीं, उसमें लोग ज़्यादातर थे, गाँव से वही एक सवारी होती थी। वहाँ पर उन्होंने कोई बैलगाड़ियों को रोका, बैलों को उनसे कहा कि निकाल दो इनको, और बैलगाड़ियों को उस किनारे के साथ, उस ब्रिज के साथ वहाँ पर खड़ा कर दिया। और उसके पीछे उन्होंने रिक्वायलाइज्ड राइफल और इन्फेंट्री यूनिट्स को डिप्लॉय किया और उन्होंने वहाँ मुस्तकिल फायर किया, और फायर करके टैंक का कब्रिस्तान बना दिया इंडिया का, लेकिन उनको क्रॉस नहीं करने दिया। और वहाँ पर आज भी उन शोहदा की यादगार मौजूद है। 39 शहीद हुए थे उस यूनिट के, जिन्होंने रोका उसको। और ये हमारी हिस्ट्री का एक, जब हम देखते हैं बैटल हिस्ट्री को अपनी, तो एक बहुत बड़ा वाक़या है जो पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल। इसके साथ ही एक मैं और बताऊंगा कि बेदिया एक गांव है बहुत छोटा, वहाँ पर जब निकाला गया पैंसठ की जंग में तो सब लोग निकल के वहाँ से चले गए वहाँ, लेकिन एक ज़ईफ़ औरत थी, वो वहाँ से नहीं निकली और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो वहाँ रही और जब तक वो डिप्लॉयमेंट रहा, वो औरत सुबह पराठे बना के लेकर आती थी, कुछ नहीं था, और जो करीब में वहाँ पोस्ट थी उनको वो तकसीम किया। तो ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि वहाँ किसी ने भी कोई रुकावट नहीं की, और जो अपने तरीके से, जिस तरीके से वो पेश कर सकते थे। थैंक यू सो मच कर्नल इकबाल साहब, आपका थैंक यू सो मच कि कर्नल मुख्तार साहब आप हमारे शो के ऊपर आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ़ाहिम साहब, आप जाते थे कोई मैसेज देना, और वाइंड अप मैंने आपको ही देना है क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सा मिली नगमा गाना है। बस एक तो जैसे कर्नल साहब ने कहा कि यकजहती की ज़रूरत है, और फ़नकार लोग तो आप यकीन करें
दुश्मन को भी चाहते हैं, अगर दुश्मन है कोई तो उससे भी चाहते हैं अल्लाह करे ये ठीक हो जाए और दोस्त हो जाए। हाँ। हम लोगों का तो इस्लाम में वैसे भी बिल्कुल, है जी हाँ। कि कोशिश करते हैं कि दोस्त बनाए। तो अपनी मट्टी के लिए 18 करोड़ की जो सोच है अपने वतन के लिए, वो ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, उससे पहले मैं वाइंड अप करना चाहूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी और उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने मुल्क को आगे इसी तरह से लेके चलेंगे। इन लोगों ने काम कर लिया, अब हमारा वक्त है कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें। प्लीज़ निकल जाएँ इन चीज़ों से कि उसने ऐसा कर दिया और फलाने ने ऐसा कर दिया। हम इस कौम ने एक होना है, इस कौम ने एक होना है, क्योंकि उन माओं ने अपने बेटों का नजराना सिर्फ इस वजह से नहीं दिया था कि जिस तरह से आज हम लड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो उन माओं की फीलिंग्स को अपने दिमाग में लेकर के आएँ और सोचें कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटों को दे दिया इतने आराम से, और उन बेटों ने हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें उनका नजराना पेश किया। तो मेरे ख्याल से हमने अब अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमने उन माओं की फीलिंग्स का ख्याल करना है, हमने उन शहदाओं का ख्याल करना है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि शहदा मरते नहीं, शहदा हमेशा जिंदा रहते हैं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। तो अगर वो लोग इस वक्त देख रहे होंगे कि इस मुल्क की खातिर उन्होंने अपनी जान दी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने मुल्क को ओन करना चाहिए, क्योंकि इससे खूबसूरत, इससे प्यारा मुल्क आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाएंगे, आपको हमेशा अपना मुल्क याद रखेगा। और प्लीज़ इसको ऑन करना सीखें ताकि हम तरक्की पे जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वतन से मुखातिब हूँ और पूरे पाकिस्तानी मुखातिब हैं। मेरे वतन तो कायम है, तो कायम रहेगा, तो कायम है, तो कायम रहेगा। मेरे प्यारे वतन, मेरे पाक वतन, हमको है तेरी अजमत की कसम। लाख जाने भी तुझ पे हो कुर्बान, तुझ पे आँच ना आने देंगे हम, तुझ पे आँच ना आने देंगे हम। तू कायम है, तू कायम रहेगा। रहमत है तुझ पर, अल्लाह के नाम पे बना है तू। तुझ में सारे जहां की है नेमतें, कुदरत का हमें इनाम है तू। होते हैं दयारे गैर में जब तू याद बात हमें आता है। ओ तू कायम है, तू कायम रहेगा। मेरे प्यारे वतन, मेरे पाक वतन, हमको है तेरी अजमत की कसम। लाख बेटे भी तुझ पे हो कुर्बान,